हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा में। अपन पढ़ रहे थे साथियों पशु परिसर का पार्ट सेकंड और उसमें रिवीजन जो है वो अपन कर रहे थे। इससे पहले अपन ने जो है वन्य जीव संसाधन जो है वो टॉपिक अपन ने पूरा पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे साथियों डिजीज यानी पशुओं में होने वाले प्रमुख रोग। सब मिक्स है इसमें, जीवाणु जनित, विषाणु जनित, प्रोटोजोआ जनित, जितने भी रोग है वो मिक्स है। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो अपन ने ले रखा है ऑलमोस्ट 5 या 6 दिन पहले, उसका सेकंड पार्ट ये रहेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, पशुओं में होने वाला जन्मजात रोग कौन सा है? ऐसा कौन सा रोग है जो पशुओं में जन्मजात होता है, मतलब उनके पैदा होते ही उनमें वो बीमारी जो है वो आ जाती है? पेचिस यानी कि खूनी पेचिस, कब्ज, फ्री मार्टिन या आफरा। तो इसका आंसर है साथियों नंबर 3 यानी कि फ्री मार्टिन। कौन सी है? फ्री मार्टिन। ये जन्मजात रोग है, ठीक है। चले आगे, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं वैसे। निम्न में से मेटाबॉलिक रोग कौन सा है? उपापचयी जो रोग होता है वो रोग कौन सा है? थनेला, एनीमिया, आफरा और रिंडरपेस्ट। तो इसमें जो मेटाबॉलिक जो रोग है साथियों वो है थनेला रोग। कौन सा है? थनेला एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है। और ये जो दुधारू जो मादा होती है उनमें ये रोग होता है, नर में नहीं होता है। दूध देते समय ये रोग होता है, थन से संबंधित है, इसीलिए इसका नाम थनेला रखा गया। तो मेटाबॉलिक रोग एक तो थनेला है, एक और है थैलोसिस। थैलोसिस ये जो है ये भी एक मेटाबॉलिक रोग है। मेटाबॉलिक, तो थनेला भी याद रखना है और मेटाबॉलिक भी याद रखना है। थनेला रोग वैसे दुधारू पशुओं में होता है, लेकिन गायों में ये ज्यादा होता है भैंसों के मुकाबले में। तो ये भी आपको जो है पॉइंट याद रखना है। जो थनेला रोग से ग्रसित जो पशु होता है उसका जो दूध होता है वो पीने योग्य नहीं होता है और उसमें हल्का सा ब्लड निकलता है, इसीलिए दूध का रंग कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? लाल। ये सब अपन ने पढ़ा हुआ है। चले आगे। निम्न में से कौन सा रोग प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है? प्रत्यक्ष संपर्क का मतलब होता है जब अपन कोई ग्रसित रोग से ग्रसित पशु है उसके संपर्क में कोई पशु गया और उससे वो बीमारी उसमें फैली, तो वो तो होता है डायरेक्ट कनेक्शन से। एक होता है अप्रत्यक्ष रूप से। मान लीजिए कोई पशु यहाँ पर आया, वो घास खा रहा था, यहाँ पर बैठा था और उसके ड्रॉपलेट्स या कुछ भी वहां पे गिरे, उसने मूत्र विसर्जन किया या लार गिरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। तो दूसरा पशु फिर उसके जाने के बाद वहां पर आया तो उससे भी जो है ये बीमारी होती है। तो वो होती है डायरेक्ट जब किसी से फैलती है, और अप्रत्यक्ष रूप से जो है इनडायरेक्टली जो है डिजीज फैलती है। इंसानों में भी फैलती है ये। तो कौन सा रोग है जो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है? गलघोटू, टिटनेस, रिंडरपेस्ट और आफरा। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों गलघोटू रोग। कौन सा है? गलघोटू। और इसे गलघोटू क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें जो गला जो होता है उसमें सूजन आ जाती है और उसे घुटन होती है, इसीलिए इसका नाम गलघोटू रखा गया है। तो ये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष संपर्क से फैलता है। एक और रोग है वो भी इसी तरह फैलता है, वो है खुरपका मुंह पका, जिसे पका भी बोलते हैं। खुरपका मुंह पका, FMD बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, FMD, फुट माउथ डिजीज। तो ये दोनों जो रोग है वो अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष संपर्क में आने से पशुओं में फैलते हैं। ये किस प्रकार के रोग हैं? संसर्जक रोग भी इसे कहते हैं, इसी रोग को ये नाम भी दिया गया है। तो ये नाम भी आप याद रख सकते हैं। ये दोनों ही नाम आपको याद रखना है। पूछेगा तो इसी प्रकार से पूछेगा। गलघोटू की जगह पे अगर खुरपका दे दे तो उसमें भी कंफ्यूज नहीं होना है, इंग्लिश में नाम भी दे दे। आजकल नया प्रश्न बनाने का तरीका यह है कि हिंदी नाम ना देकर वहां पे अपने को इंग्लिश जो नाम है वो दे देता है। तो अंग्रेजी जो नाम होते हैं वो भी अपने को थोड़े बहुत याद रखने पड़ेंगे। चले देखिए, वे रोग जो बैक्टीरिया व वायरस द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु और वायरस मतलब विषाणु। तो कौन से रोग हैं जो जीवाणु और विषाणु दोनों से फैलते हैं? अब बैक्टीरिया है तो इसका हिंदी भी नाम अपने को पता होना चाहिए कि जीवाणु को ही बैक्टीरिया बोलते हैं। आजकल पेपर वाले ऐसा नहीं है कि जीवाणु दे, वो बैक्टीरिया शब्द देगा। और फिर इंग्लिश में आप देखोगे तो वहां पे भी बैक्टीरिया मिलेगा। हिंदी में अगर उसने जीवाणु दे रखा है तो अपन इंग्लिश वाले में देख सकते हैं कि वहां बैक्टीरिया मिलेगा, लेकिन हिंदी वाले ऑप्शन में ही अगर उसने बैक्टीरिया दे दिया
तो इंग्लिश में तो फिर बैक्टीरिया ही मिलेगा। इसीलिए ये छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं ये इंग्लिश में हमेशा अपने को याद रखने हैं। और पेपर में अगर गलत छप भी जाता है तो जो इंग्लिश में लिखा होता वर्ड है उसको प्राथमिकता भी देते हैं, प्रेफरेंस देते हैं, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। और वायरस मतलब विषाणु। वे रोग जो बैक्टीरिया व विषाणु द्वारा फैलते हैं कहलाते हैं ससर्जक रोग, संक्रामक रोग, एलर्जिक रोग या विषाक्त रोग। तो इसको बोलते हैं साथियों संक्रामक रोग। क्या बोलते हैं? संक्रामक। कौन कौन से होते हैं? एक होता है रिंडरपेस्ट, ठीक है। एक होता है टिटनेस, तो रिंडरपेस्ट और टिटनेस ये दो ऐसे रोग है जो बैक्टीरिया से भी फैलता है और वायरस यानी कि विषाणु से भी ये फैलते हैं। इसमें ये दोनों ही पूछेगा, अगर पूछेगा तो ये एग्जाम्पल पूछा तो ये पूछेगा, वरना इसका नाम पूछेगा संक्रामक रोग। ये दोनों ही अपने को नाम याद रखने हैं। रिंडरपेस्ट भी याद रखना है और टिटनेस भी आपको याद रखना है, और इंग्लिश नाम ज्यादा करके आपको याद रखना है। किस रोग में ऊंट का कुबड़ धीरे धीरे नष्ट होने लगता है? ऊंट में दो प्रकार के ऊंट होते हैं, जिसमें ऊंट दो प्रकार के होते हैं जिसमें अलग अलग कुबड़। एक ऊंट होता है जिसमें एक कुबड़ होता है, और एक ऊंट होता है जिसमें डबल कुबड़ होती है। वो आपने पढ़ लिया, जिनका नाम भी अलग अलग था, बॉटनिकल नाम। डबल कुबड़ वाले जो ऊंट हैं वो लेह और लद्दाख में और जम्मू कश्मीर में भी पाए जाते हैं, लेकिन ज्यादातर लेह लद्दाख में पाए जाते हैं, जिसमें दो हम्प होते हैं, कुबड़ होते हैं। तो किस रोग में ऊंट का जो कुबड़ है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगता है? अब ये प्रश्न तो वैसे ही आपका सही हो जाएगा कि इनमें से कौन सी बीमारी है जो ऊंट में फैलती है, तो आंसर हो जाएगा सर्रा रोग। कौन सा है? सर्रा। ये एक परजीवी मक्खी द्वारा फैलती है, परजीवी मक्खी द्वारा फैलती है, ठीक है। इसे खून चूसने वाली मक्खी है, खून चूसती है, परजीवी है, ठीक है। दूसरे पशु जो होते हैं उनके ऊपर रहती है और उनका खून पीकर अपना जीवन निर्वाह करती है। तो परजीवी मक्खी द्वारा फैलती है, तो परजीवी जनित रोग है। सर्रा रोग कौन सा है? परजीवी जनित, और ये मक्खी के द्वारा फैलती है। अब देखिए प्रश्न एक बनाता है, सर्रा रोग, सर्रा रोग किस पशु में फैलता है? ठीक है, ये होगी अपना क्वेश्चन। यहाँ पे इसके ऑप्शन दे देते हैं। ऊंट, बी में हो जाएगा अपना गाय, भैंस, सभी। इसका आंसर जो है आप कमेंट में मेरे को बता देना, ठीक है। मैं कल जो है टेलीग्राम पे इसका रिप्लाई दे दूंगा, और वीडियो के नीचे भी दे दूंगा लिंक में, जो सर जो है उसको पिन कर देंगे, ठीक है। आराम से आंसर देना, इजी प्रश्न है, ध्यान से। चले आगे। सर्रा रोग मुख्यतः किस पशु में होता है? गाय, भैंस, बकरी और ऊंट। तो इसका आंसर है ऊंट। क्या है? ऊंट। एक मिनट थोड़ा। सॉरी। हाँ, देखिए सर्रा रोग मुख्यतः ऊंट में फैलता है, और इसमें जो ट्राइक्विन वैक्सीन या इंजेक्शन इसमें लगाते हैं। तो सर्रा रोग से जो ग्रसित जो पशु होता है उसमें कौन सा इंजेक्शन लगते हैं? तो ट्राइक्विन इंजेक्शन लगता है, और ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये वैक्सीन, इसका जो नाम है ये भी आपको याद रखना है, ट्राइक्विन। क्या नाम है? ट्राइक्विन।
क्वीन। तत्वों की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? मिल्क फीवर, गलघोटू, रानीखेत या चिचड़ी जवर। ये एक प्रकार का बुखार है, चिचड़ी जवर इसका पूरा नाम है। ठीक है, तो कौन सा जो रोग है जो तत्वों की कमी से होता है? तो इसका आंसर साथियों 1 नंबर यानी कि ए, मिल्क फीवर जो है, दुग्ध रोग जो है वो तत्वों की कमी से होता है। कौन से तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है वो भी आपको याद रखना है। विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग होता है। ठीक है, विटामिन बी की कमी से कौन सा होता है? बैरी बैरी होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से, ये याद रखना है आपको। ठीक है, रिकेट्स। और आयोडीन की कमी से भी एक रोग होता है, घोंघा या घेंगा। घोंघा रोग जो होता है वो आयोडीन। विटामिन ई की कमी से वैसे बांझपन होता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। तो ये जो तत्व है, तत्वों की बीमारी जो कमी होती है तब ये रोग होते हैं। किस रोग की विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जनरल इंफॉर्मेशन है, आप याद रख सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं आगे। देखिए, पेनिसिलिन अथवा सल्फामिलाडिन, इनमें से दोनों में से एक, दोनों साथ में नहीं, या तो ये या फिर ये का इंजेक्शन किस रोग में दिया जाता है? दोनों जो है इंजेक्शन दे सकते हैं, लेकिन दोनों इंजेक्शन साथ में नहीं दिए जाते हैं। अगर पेनिसिलिन का दिया है तो सल्फामिडिन का नहीं दिया जाएगा, या फिर सल्फामिडिन का दिया तो पेनिसिलिन का नहीं देंगे। दोनों में से एक, दोनों ही एक ही काम करते हैं। का इंजेक्शन किस रोग में दिया जाता है? लंगड़ी बुखार में, रानीखेत में, एंथ्रेक्स में या गलघोटू में? तो ये दिया जाता है साथियों एंथ्रेक्स रोग में दिया जाता है। किस में दिया जाता है? एंथ्रेक्स में। 33.5 घन सेमी। तैतीस पॉइंट पाँच घन सेमी का इंजेक्शन होता है, उसे जो है इसे अंतःशिरा इंजेक्शन दिया जाता है। अंतःशिरा का मतलब होता है जो इनकी जो नसें जो होती है उसके अंदर इसका इंजेक्शन दिया जाता है। ठीक है, और इसकी ये गर्दन में देते हैं। कहाँ पे देते हैं? ग्रीवा में देते हैं, गर्दन में। घन सेंटीमीटर घोल का। ठीक है, इसमें ग्रीवा में 40% घोल का जो है इंजेक्शन देते हैं, घन सेमी का 40 घन सेमी का इंजेक्शन देते हैं। एक साइड में दिया ये 40 का, और जरूरत पड़ने पर दूसरी साइड में भी जो है 50 घन सेमी का इंजेक्शन इसमें देते हैं। ये प्रतिशत घोल है। ठीक है, 33.5% घोल तैयार किया जाता है, उसमें गर्दन के एक साइड में 40 घन सेमी का इंजेक्शन देते हैं। अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना इसका जो दूसरा इंजेक्शन है वह गर्दन की दूसरी साइड में, दूसरी और जो है इसका इंजेक्शन वापस देते हैं लगभग 50 घन सेमी। ठीक है, तो एक बार में अगर ठीक हो जाए तो ठीक है, वरना 2 दिन बाद इसकी क्वांटिटी बढ़ाई जाती है। पहला 40 घन सेमी का देते हैं, और ठीक नहीं होता है तो 50 घन सेमी का इंजेक्शन दिया जाता है ग्रीवा में, तो गर्दन के दूसरी ओर, और अंतःशिरा इंजेक्शन इसका देते हैं। एंटी एंथ्रेक्स सीरम दी जाती है अंतःशिरा में, अल्पसत्वक में, 1 व 2 दोनों में या पुट्ठे में? तो इसका आंसर है साथियों 2। ये अंतःशिरा में भी जाती है और अल्पसत्वक में भी दी जाती है। और ये जब वैक्सीन दी जाती है, ये जो सिरप नहीं है, ये सीरम है, सिरप। ठीक है, ये जब देते हैं तो 14 दिन तक उसमें प्रतिरक्षा आती है। 14 दिन तक प्रतिरक्षा। ठीक है, तो एंटी एंथ्रेक्स सिरप देने से कितने दिनों के लिए पशु में प्रतिरक्षा प्रणाली आती है? तो 14 दिन तक उसमें प्रतिरक्षा प्रणाली जो है वो
आती है और कितनी मात्रा में दिया जाता है, तो ये भी अपने को याद रखना है। 100 से लेकर के 150 घन सेंटीमीटर घन सेमी का इंजेक्शन देते हैं, इंजेक्शन देते हैं। अब इंजेक्शन दिया है तो कहां पर देंगे, तो अंतःशिरा में भी दे सकते हैं ये, या फिर इसका अचत्रक। मतलब ये शरीर के किसी भी अंग में इसको दे सकते हैं, अंतःशिरा में भी दे तो भी चलेगा, नहीं दे तो भी चलेगा, लेकिन ज़्यादातर जो 90% जो वैक्सीन या जो इंजेक्शन दिए जाते हैं वो अंतःशिरा में ही दिए जाते हैं। ठीक है, नसों में अंतःशिरा इंजेक्शन दिया जाता है, अंतःशिरा मतलब शिरा के अंदर। लेकिन ये अलग है, इसलिए अपने को इसको याद रखना है क्योंकि ये दोनों में ही दी जाती है एंथ्रेक्स सिरप। किसमें देते हैं ये, तो एंथ्रेक्स रोग में ये वैक्सीन देते हैं, एंथ्रेक्स में। ठीक है, वैसे इसके नाम में ही आ रहा है लेकिन फिर भी अपने को याद रखना है। चले आगे। एंथ्रेक्स स्पोर या पास्वर डबल वैक्सीन का टीका लगाने से पशु में कितने समय के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। कितने ये वैक्सीन जो लगाई जाती है एंथ्रेक्स स्पोर, तो ये लगाने के बाद पशु में जो है कितने समय के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता आ जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का इसका आंसर है साथियों 1 वर्ष। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब ये है कि मान लीजिए उनको वैक्सीन लगाई गई तो फिर ये बीमारी उसे कितने समय तक नहीं होगी, उसे बोलते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो 1 वर्ष तक ये वैक्सीन जो है उसके बॉडी में काम करेगी, मतलब 1 वर्ष तक ये बीमारी उसे वापस नहीं लगेगी अगर उसे ये वैक्सीन लगी हुई है पशु को। ठीक है, 1 वर्ष के बाद जो है उसे वापस बीमारी ये अगर फैली हुई है तो हो सकती है। ठीक है, लेकिन 1 वर्ष तक उसके ऊपर असर नहीं करेगी वो डिजीज, क्योंकि ये वैक्सीन उसे ऑलरेडी लग चुकी है। देखिए, एक होता है वैक्सीन, ये आपको पता ही होगा, वैसे मैंने बताया भी है शायद। एक होता है वैक्सीन और एक होता है इंजेक्शन। तो वैक्सीन जो लगती है, मान लीजिए कोई बीमारी फैली तो उस बीमारी को रोकने के लिए जो स्वस्थ पशु होते हैं उनके ऊपर जो वैक्सीन इंजेक्शन दी जाती है उसे बोलते हैं वैक्सीनेशन या वैक्सीन। वैक्सीनेशन, अभी आप कोविड में नाम भी बहुत सुना है। ठीक है, तो कोविड में वैक्सीन दी थी वो किसे दी थी, वो उन्हें ही दी थी, सभी लोगों को दी थी वो। ठीक है, तो उन्हें किस लिए दी थी, ताकि उन्हें जो है वो कोविड जो है वो बीमारी वापस न लगे। ठीक है, और इंजेक्शन क्या होता है, जैसे मान लीजिए अपने बुखार आ रहा है और बुखार से ठीक होने के लिए डॉक्टर जो इंजेक्शन देता है वो देता है इंजेक्शन। तो किसी बीमारी हो चुकी है उसको ठीक होने के लिए तो इंजेक्शन दिया जाता है, और जो स्वस्थ पशु है उसमें वो बीमारी न फैले उसके लिए साथियों वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया जाता है, उसमें वैक्सीन दी जाती है, टीकाकरण जिसे अपन बोलते हैं। तो ये दोनों आपको थोड़ा माइनर सा डिफरेंट है जो आपको याद रखना है। इसमें 1 वर्ष है, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। चले आगे। सीरम व वैक्सीन का इंजेक्शन एक साथ लगाने को कहते हैं, और सीरम और वैक्सीन दोनों को जब एक साथ लगाया जाता है तो इनके नाम से ही इसका आंसर निकलेगा। सीरम से देखिए सी और ये वैक्सीन, तो सीरो वैक्सीनेशन इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 3 नंबर, सीरो वैक्सीनेशन। क्या हो जाएगा, सीरो वैक्सीनेशन। ठीक है, तो जब सीरम और वैक्सीन दोनों एक साथ में दी जाती है तो उसे बोलते हैं सीरो वैक्सीनेशन। ये आपको याद रखना है। 20 से 40 लाख यूनिट पेनिसिलिन का इंजेक्शन, पेनिसिलीन नहीं है ये, पेनिसिलिन है। क्या है, पेनिसिलिन न है यहाँ पर, का इंजेक्शन किस बीमारी में देते हैं, एंथ्रेक्स, गलघोटू, लंगड़ी या आफरा। तो इसका आंसर साथियों लंगड़ी रोग में। ठीक है, लंगड़ी डिजीज में 20 से 40 लाख यूनिट पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं। इसे एंटी एंटी लंगड़ी सीरम या, ठीक है, या सल्फा मिराडिन के साथ देने पर ज्यादा कारगर। देखिए, अगर सिर्फ
ये पेनिसिलिन का इंजेक्शन देंगे तो पशु के ठीक तो वो होगा, लेकिन उसमें टाइम लगता है। लेकिन इस पेनिसिलिन का इंजेक्शन के साथ में अगर एंटी लंगड़ी सिरप या सल्फामेराडिन दोनों में से कोई भी एक, या तो ये या ये, अगर इस पेनिसिलिन को इन दोनों के साथ में मिलाकर दिया जाए तो पशु जो है वो जल्दी रिकवर होगा। तो ये भी आपको याद रखना, ठीक है। एंटी लंगड़ी सीरम और सल्फामेराडिन को अगर पेनिसिलिन के साथ दिया जाए तो किस बीमारी में जो है पशु जल्दी रिकवर होगा, तो ये लंगड़ी रोग के अंदर, ठीक है। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। 33.75% डिमोडिन सोडियम का घोल 70 से 100 घन सेमी की मात्रा में पशु को इंजेक्शन दिया जाता है। कौन से रोग में दिया जाता है? एंथ्रेक्स, गलघोटू, मुंह पका, खुर पका या लंगड़ी। तो इसका आंसर है साथियों लंगड़ी। भारत में, इसमें एक पॉइंट है वो याद रखना, भारत में का इंजेक्शन लगाते हैं या देते हैं, ठीक है। तो भारत में अपने देश की बात हो रही है तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट अपने को याद रखना पड़ेगा। वैसे तो इसमें डिमोडिन सोडियम का इंजेक्शन दिया जाता है 70 से 100 घन सेमी की मात्रा में, लेकिन भारत में कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है जो फेमस इंजेक्शन है, ज्यादातर पशुओं में देते हैं, तो ये याद रखना, पॉलीवैलेंट। क्या याद रखना? पॉलीवैलेंट फार्मलाइज्ड, ठीक है। ये लंगड़ी डिजीज में इसका इंजेक्शन देते हैं। और लंगड़ी के बहुत सारे नाम हैं जो अपने को पढ़ा हुआ है, बता दिया था। लंगड़ी भी बोलते हैं, जैसे चुरचुरिया भी बोलते हैं, जहरबाद भी इसे बोलते हैं, क्योंकि पशु का जो पुट्ठे जो होते हैं कंधे के नीचे वहां पर लसलसा पदार्थ भर जाता है, और उसे जब चक्कू से काटते हैं तो उसमें से बिल्कुल दुर्गंध आती है, उसमें जो ब्लड का ब्लैक कलर का एक लिक्विड सा निकलता है, स्मेल आती है, इसीलिए वो जहर से तुलना की गई, इसीलिए इसको जहरबाद कहा गया है। इसे ही ब्लैक क्वार्टर भी कहा गया है। ब्लैक क्वार्टर इसीलिए बोला जाता है क्योंकि जो ब्लड है वो बिल्कुल काला हो जाता है, और काटने पर पशु को दर्द भी नहीं होता, रबड़ की जैसे ऐसा लग रहा है जैसे चमड़ी को न काट कर अपन किसी रबर को काट रहे हैं। तो ये सारे पॉइंट अपन ने पढ़ लिए हैं डिटेल में, तो ये भी अपने को याद रखने हैं। लीजिए इसका स्क्रीनशॉट। एक अनुपात 1000 यानी कि 1000 एक्रोफेलेफिन घोल का इंजेक्शन दिया जाता है। ये जो एक्रोफिलेफिन घोल का जो इंजेक्शन देते हैं किस बीमारी में दिया जाता है? लंगड़ी में, खुरपका में, थनेला में या गलघोटू में। तो ये दिया जाता है साथियों थनेला रोग में। किस में देते हैं? थनेला रोग में ये जो है इंजेक्शन दिया जाता है। इसके अलावा इसमें डेस्पोन तेलीय वैक्सीन का भी इंजेक्शन दिया जाता है। डेस्पोन तेलीय घोल का इंजेक्शन भी इसमें देते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट यही है, लेकिन ये भी अपने को याद रखना है। तो एक्रोफेलिन का इंजेक्शन भी थनेला रोग में दिया जाता है, और डेस्पोन तेल ही एक प्रकार का घोल होता है जो तेल को डेस्प्रिन के अंदर मिलाकर इसका घोल बनाया जाता है, और फिर जो है पशु को इसका अंतःशिरा इंजेक्शन दिया जाता है। ये इंजेक्शन कहाँ पे लगता है? तो देखिए थनेला रोग है, थन से संबंधित है, तो इसका इंजेक्शन जो है साथियों वो भी थन में ही लगता है। कहाँ पर लगता है? पशु के जो थन होते हैं उस थन में ही इसका इंजेक्शन लगता है। और थनेला रोग जो है वो दुधारू पशुओं में होता है, सर्वाधिक ये गायों में देखने को मिलता है। तो इंजेक्शन कहाँ लगता है? तो याद रखना है अपने को पशुओं के अयन यानी कि थन में लगता है। अयन शब्द भी वहां पर देखने को मिल सकता है। चले आगे। तरल औषधि को इंजेक्शन से लगाने में कौन सी पिचकारी का प्रयोग किया जाता है? जो तरल औषधि जो होती है, जैसे अपन सिरप पीते हैं खांसी के लिए, कफ सिरप पीते हैं, उसी तरह पशुओं की जब तरल औषधि होती है तो इनको जो है उसको जब इंजेक्शन में लगाते हैं तो उसके लिए एक पिचकारी होती है, उसका प्रयोग किया जाता है। उस इस पिचकारी का क्या नाम है? देखिए आइफन, साइफन, टाइफन या उक्त सभी, तो उसे साइफन बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? साइफन। ये 2 नंबर है यहाँ पर, ये सीक्वेंस चेंज हो गया, लेकिन अपने को याद रखना है साइफन बोलते हैं। मुख्यतः
यह थनैला रोग में उपयोगी है। मुख्य तो यह किस में उपयोगी है? तो थनैला रोग में ये उपयोगी है। तो साइफन का उपयोग किस डिजीज में मुख्य रूप से किया जाता है? तो थनैला में। ये दोनों ही अपने को याद रखना है। मस्तिष्क का टीका, ये अपन जो पहला जो डिजीज का पार्ट पढ़ा था उसमें ये प्रश्न ले रखा है। मस्तिष्क का टीका लगाते हैं लंगड़ी बुखार में, एंथ्रेक्स में, गलघोटू में या थनैला। मस्तिष्क का टीका दिया जाता है साथियों थनैला में। किसमें देते हैं? थनैला। तो मस्तिष्क का टीका जो है वो किस रोग में दिया जाता है? तो थनैला में दिया जाता है मस्तिष्क वैक्सीन। ठीक है। गलघोटू रोग से बचाने के लिए स्वस्थ पशुओं को कौन सी वैक्सीन देते हैं? कम कंपोजिट है ये। ठीक है ना, ये गलत यहाँ पर हो गया है, इसको सही कर लेना यार। कंपोजिट है, क्या है ये? कंपोजिट। कंपोजिट वात वैक्सीन, कंपोजिट ब्राथ वैक्सीन, कंपाउंड बाथ वैक्सीन या 2 व 3 दोनों। तो इसका आंसर है साथियों 2 नंबर कंपोजिट बाथ वैक्सीन का जो है इसमें स्वस्थ पशुओं को वैक्सीन देते हैं। कौन से रोग से बचाने के लिए? तो ये इंपॉर्टेंट है, गलघोटू से बचाने के लिए। गलघोटू रोग से बचाने के लिए साथियों कंपोजिट बाथ वैक्सीन का जो है इसमें इंजेक्शन दिया जाता है। ये किस प्रकार तैयार की जाती है? तो ये इसे पशुओं का जो एक मांस होता है उसमें पोषक रस के रूप में उस मांस में इसे विकसित किया जाता है। पाचुरेला बोविसेक्टिका स्ट्रेन को पाचुरेला सेप्टिका स्ट्रेन को पोषक मांस में विकसित किया जाता है। तो ये जो वैक्सीन जो है कंपोजिट ब्राथ वैक्सीन जो है इसका जो निर्माण किया जाता है वो पाचुरेला जो बोविसेप्टिका जो होता है उस स्ट्रेन को। वो पाचुरेला बोविसेप्टिका क्या है? ये इसी का जिससे ये बीमारी फैलती है उसी का ये नाम है पाचुरेला बोविसेप्टिका। ठीक है। और इसका जो इंजेक्शन जो इसकी ये जो इंजेक्शन दिया जाता है ये इंजेक्शन साथियों 175 केजी तक अगर किसी पशु का वजन है तो उसे 5 घन सेमी का इंजेक्शन देते हैं। 5 घन सेमी का अंतशिरा इंजेक्शन देते हैं। अगर पशु का वजन 175 केजी तक है, इससे कम भी है तो भी यही इतनी मात्रा में ही देंगे। कितना? 5 घन सेमी। लेकिन अगर पशु का वजन 175 से ज्यादा है, 175 केजी प्लस है, ठीक है, मतलब 175 से ज्यादा है, तो फिर इस ये जो वैक्सीन है इसकी मात्रा बढ़ जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी? 10 घन सेमी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 घन सेमी। ये सब में होता है। अपन में देखा था कोविड वैक्सीन लगी थी तो सबसे पहले बड़ों के लगाई, उसमें गर्भवती महिलाओं को, छोटे बच्चों 1 साल से छोटे थे उनको नहीं लगी क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है उस हिसाब से। फिर जो स्कूल में बच्चों के भी लगी थी लेकिन वो सबसे बाद में लगी थी, जो टीनेज जो थे तो उनके वो क्वांटिटी जो थी वो बिल्कुल कम लगाई गई थी। ठीक है। तो ये पशुओं में भी यही होता है कि अगर 175 केजी तक वजन है तो 5 घन सेमी का इंजेक्शन वैक्सीन लगेगी, और 175 से ज़्यादा है अगर उसका वेट तो भी इसकी मात्रा जो है वो सीधी डबल हो जाएगी, 5 से हो जाएगी 10 घन सेमी। इसका जो है स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था यानी कि आइवरी जो है IVRI के तेल के साथ वैक्सीन बनाई थी, वह किस रोग में उपयोगी है? तेल के साथ वैक्सीन बनाई गई थी। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। लंगड़ी में, मुंह पका, खुर पका, गलघोटू या फड़किया। तो इसका आंसर तेल गलघोटू है तो उपयोगी है। और ये जब वैक्सीन लगती है तो पशु में 27 माह की प्रतिरक्षा विकसित होती है। 27 माह तक 27 माह तक प्रतिरक्षा विकसित होती है। कितने माह तक होती है? 27 माह तक जो है पशु में प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है। और इसका गाय और भैंस में, गाय भैंस में 3 घन सेमी
3 घन सेमी का इंजेक्शन लगता है। कितना लगता है मात्रा में पूछे तो 3 घन सेमी का इंजेक्शन लगता है। ये कम मात्रा में ही जो है इसका वैक्सीन की मात्रा दी जाती है। गाय भैंस में कितनी 3 घन सेमी की मात्रा से इंजेक्शन दिया जाता है। और कितने समय तक इसमें जो है प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है तो 27 माह तक इसमें प्रतिरक्षा प्रणाली विकसित होती है। दोनों अपने को याद रखने हैं, 27 माह भी याद रखने हैं और 3 घन सेमी भी इसमें याद रखना है। चले आगे। फड़किया रोग के लिए कौन सा टीका दिया जाता है? जीटीवी, ईटीवी, ईटी या सीटी? तो फड़किया जो रोग है ये सर्वाधिक किस में फैलता है? ये सर्वाधिक फैलता है सारे पशुओं में फैलता है, ये गाय भैंस भेड़ बकरी। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि फड़किया रोग किस में फैलता है, गाय भैंस भेड़ उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी होगा। लेकिन फड़किया रोग मुख्य रूप से किस पशु में फैलता है तो लैंग्वेज देखनी है आपने को, ठीक है। तो ये फैलता है भेड़ बकरी में, सर्वाधिक फैलता है ये भेड़ बकरी में। और फड़किया के देखिए फ से शुरू हो रहा तो ये कब फैलता है तो ये फरवरी मार्च में ही फैलता है। फरवरी, फ से फड़किया, फ से फरवरी और मार्च में, ठीक है। इस प्रकार से याद रखना है। इसमें जो टीका दिया जाता है वो दिया जाता है साथियों, इसमें ईटी का टीका लगता है। कौन सा टीका लगता है? ईटी, इंट्रोवैक्सिया वैक्सीन का, ठीक है, इंट्रोवैक्सिया वैक्सीन। चले आगे। कॉक्सीडियोसिस रोग में वैक्सीन दी जाती है। सबसे पहले तो कॉक्सीडियोसिस आते ही पता चलना चाहिए कि कॉक्सीडियोसिस रोग किसमें होता है। तो ये साथियों मुर्गी में होता है। किसमें होता है? इसमें कॉक्सीडियोस्टेट भी देते हैं रोकथाम के लिए। इसमें रोकथाम के लिए क्या देते हैं? कॉक्सीडियोस्टेट देते हैं। क्या देते हैं? कॉक्सीडियोस्टेट, जो अलग अलग दवाइयों से बनता है, जिसमें आयोडीन होता है, सल्फेट होता है, बेंजामिन होता है, ठीक है। तो किस वैक्सीन दी जाती है इसमें? सल्फर की। इसीलिए इसमें कॉक्सीडियोस्टेट में सबसे ज्यादा क्या देते हैं? सल्फेट देते हैं। इसीलिए इसमें सल्फेट देते हैं, आयोडीन भी इसमें देते हैं। ये दवाई है। तो कॉक्सीडियोसिस रोग के लिए जो दवाई बनाई जाती है उसका क्या नाम है? तो ये नाम याद रखना, कॉक्सीडियोस्टेट, इसी नाम से बना है। और ये किसमें होती है? ये होती है मुर्गियों में। किसमें होती है? मुर्गियों में फैलने वाली ये बीमारी है। किसकी वैक्सीन देते हैं इसमें? सल्फर की देते हैं। किसमें देते हैं? सल्फर। और ये परजीवी जनित रोग है। क्या है? परजीवी जनित रोग। चले आगे। सल्फर दवा की वैक्सीन दी जाती है लंगड़ी जबर में, दुग्ध जबर, जहरी बुखार और चिचड़ी जबर। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों चिचड़ी। इसके अलावा ये किस में दी जाती है? अभी इससे आगे था कॉक्सीडियोसिस में, कॉक्सीडियोसिस। तो सल्फर जो दवाई है वो कॉक्सीडियोसिस बीमारी जो है उसमें भी दी जाती है, जो मुर्गियों में होती है। इसके अलावा सल्फर की दवा की जो वैक्सीन है वो छिचड़ी जबर में भी दी जाती है। इसे टिक फीवर भी बोलते हैं। टिक फीवर, क्या बोलते हैं? टिक फीवर भी छिचड़ी जबर का ही नाम है। तो सल्फर की दवाई कॉक्सीडियोसिस में भी देते हैं और टिक फीवर यानी कि छिचड़ी में भी ये जो है इसकी मात्रा दी जाती है। और ये प्रोटोजोआ जनित रोग है, ये भी आप याद रख सकते हो, प्रोटोजोआ। बीसीजी वैक्सीन किस रोग के लिए दी जाती है? बीसीजी जो वैक्सीन है वो रिंडरपेस्ट, क्षय रोग, अतिसार या गलघोटू, तो ये क्षय रोग में दी जाती है। बीसीजी की वैक्सीन किस में देते हैं? क्षय रोग में ये दी जाती है। और ये जो क्षय रोग है ये सर्वाधिक किस पशु में होता है? ये भेड़ों में ज्यादा होता है। भेड़ों में सर्वाधिक। तो क्षय रोग किस पशु में सर्वाधिक होता है? तो भेड़ों में होता है। इसके अलावा भेड़ों में कौन सी बीमारी ज्यादा होती है? तो वो भी याद रखना है, फड़किया रोग जो है वो भी इसमें ज्यादा होता है। बैसिलस कैलमेट जी यूरिन इसका
फुल फॉर्म है। चलिए आगे। पशु प्लेग के लिए कौन सी वैक्सीन दी जाती है? GTRP, GTV है, ठीक है। GTV, RP टिश्यू कल्चर, RP टिश्यू कल्चर एंड AS वैक्सीन, FMD वैक्सीन, सल्फर वैक्सीन और AS वैक्सीन और OX वैक्सीन। तो इसके में दी जाती है साथियों GTV और RP टिश्यू कल्चर। पशु प्लेग में वैसे 3 प्रकार की वैक्सीन दी जाती है। GTV देते हैं, RP टिश्यू कल्चर पॉलीवेजाई जो वैक्सीन है वो दी जाती है, और पक्षीय जो वैक्सीन है वो दी जाती है। तीनों 3 प्रकार की इसमें वैक्सीन देते हैं। GTV गॉट टिश्यू वायरस, और ये जो है पशु प्लेग जो है ये वायरस जनित रोग है। ठीक है, वायरस बोलो विषाणु कहो एक ही बात है। RP टिश्यू कल्चर, पॉलीवेलाइज्ड वैक्सीन। ठीक है, तो ये दोनों नाम अपने को याद रखना। ये फुल फॉर्म लिखी है मैंने यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में दे रखी है, तो ये फुल फॉर्म भी अपने को इसकी याद रखनी है। चले, खुरपका मुंह पका रोग कौन सी वैक्सीन दी जाती है? खुरपका मुंह पका रोग जो है ये वायरस जनित रोग है। कौन सा है? वायरस जनित। RDM वैक्सीन, सल्फर वैक्सीन, HM वैक्सीन और FMD पॉलीकेट वैक्सीन। तो FMD इसका नाम ही यही है। खुरपका मुंह पका को इंग्लिश में FMD भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? FMD, फुट माउथ डिजीज। ठीक है, तो ये भी अपने को याद रखनी है। तीनों नाम अपने को याद रखना है। ये एक वायरस जनित जो है रोग है, और इसमें सर्वाधिक जो प्रभावित अंग है वो खुर और मुंह, जो इसमें आगे दे रखा खुर और मुंह, इसमें छाले हो जाते हैं, और इसीलिए इसमें पशु बात करवाया जाता है। क्या करवाया जाता है? पशु बात। तो पशु बात जो है वो किस बीमारी में करवाया जाता? तो खुरपका मुंह पका में, ताकि इनके जो खुर है एक बड़ा सा क्यारी बनाई जाती है इतनी बड़ी, ठीक है, चारों तरफ मिट्टी या सीमेंट की बनाकर कच्चा बनाया जाता, पक्का नहीं बनाया जाता। फिर इसके अंदर जो है दवाई डाली जाती है, और सभी पशुओं को लाइन में लगाकर इसके अंदर दौड़ाया जाता है, ताकि इनके जो खुर है उसके ऊपर वो दवाई लग जाए और जल्दी से ये रिकवर। तो पशु बात किस में किया जाता? तो खुरपका मुंह पका में। इसे इंग्लिश में FMD यानी कि फुट माउथ रोग भी बोलते हैं। और यहाँ पे हम इसकी वैक्सीन का नाम भी इसके डिजीज के नाम पर ही है, FMD पॉलीकेट वैक्सीन, और ये वायरस जनित रोग है। चले आगे। हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया वैक्सीन दी जाती है। तो हेमोरेजिया जो सेप्टिसिक वैक्सीन जो है ये एंथ्रेक्स में, रानीखेत में, लंगड़ी में या गलघोटू में, किस में देते हैं? ये दी जाती है साथियों गलघोटू के अंदर। किस में देते हैं? गलघोटू रोग में। गलघोटू के बारे में अपन ने सब यहाँ पर पढ़ लिया है। चले आगे। और यहाँ ये वैक्सीन इन्हें दी जाती है मई जून में। कब दी जाती है? गर्मी में देते हैं, मई और जून में देते हैं। खुरपका मुंह पका की कब देते हैं? तो अप्रैल और मई में देते हैं। खुरपका मुंह पका अप्रैल और मई में देते हैं। BQ पॉलीवेलेंट फार्मेलाइड एनाकल्चर वैक्सीन दी जाती है। BQ नाम से पता चल रहा है, देखिए, थनेला, लंगड़ी, गलघोटू या अतिसार। तो BQ का मतलब है ब्लैक क्वेटर। क्या नाम है? और ब्लैक क्वार्टर किसको बोलते हैं? लंगड़ी बीमारी को बोलते हैं। लंगड़ी बोलते हैं, जहरबाज बोलते हैं, ठीक है। तो ब्लैक क्वार्टर इसी के नाम से इसकी वैक्सीन का भी नाम रखा गया। मई जून में ही दी जाती है। कब देते हैं? मई
जून में ये बीमारी होती तब दी जाती हैं। इसको याद रखना भी बताया था कि ब्लैक क्वार्टर, ब्लैक क्वार्टर पीने से पशु कैसे चलता है, लंगड़ा कर चलता है। तो इस प्रकार से भी, और दारू की तुलना जहर से की गई है, इसीलिए इसको जहरबाद भी बोलते हैं कि जहर है। तो मई जून में ये दी जाती है। चले, गिल्टी रोग, एंथ्रेक्स, जहरी बुखार में वैक्सीन दी जाती है। देखिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है, एंथ्रेक्स जो रोग है इसे जहरी बुखार बोलते हैं, और इससे पहले अपन ने जो लंगड़ी पढ़ा था, कौन सा पढ़ा था, उसका भी एक नाम था, उसका नाम था जहरबाद। क्या नाम था, जहरबाद। ये दोनों में अंतर है, इसलिए ये नाम जो है इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जहरी बुखार और जहरबाद दोनों अलग अलग डिजीज है, दोनों एक नहीं है। उसे जहरबाद नाम दिया गया, इसे जहरी बुखार जो है वो नाम दिया गया है। गिल्टी, एंथ्रेक्स, और इसमें जो वैक्सीन देते हैं वो एएस वैक्सीन देते हैं। कौन से देते हैं, एएस वैक्सीन देते हैं। जीटीवी वैक्सीन अपन ने पढ़ी थी कि गॉट टिश्यू वायरस, जो बकरी जो होती है उसका जो टिश्यू होता है उसमें ये वैक्सीन विकसित की जाती है। और जहरी बुखार एंथ्रेक्स में दी जाती है एएस वैक्सीन। वहां पे वैसे आपको नाम एंथ्रेक्स ही मिलेगा, तो एएस वैक्सीन। और गिल्टी जो एंथ्रेक्स होता है ये जीवाणु जनित रोग है। कैसा रोग है, जीवाणु जनित। और बारिश के सीजन में ये वैक्सीन देते हैं, लगभग जुलाई अगस्त में ये वैक्सीन दी जाती है, जुलाई अगस्त में। क्योंकि उस समय इसलिए देते हैं कि उस समय ही ये जो बीमारी है वो सर्वाधिक फैलती है, तो इसीलिए इसे जुलाई अगस्त में दिया जाता है। चले आगे, कौन सी वैक्सीन खरगोश के शरीर में उगाकर बनाई जाती है। देखिए बकरी टिश्यू वायरस तो हो नहीं सकता, क्योंकि आगे गॉड शब्द आ गया। अब पक्षी नहीं हो सकता, पक्षी बर्ड होता है। तो या तो अपना आंसर है 3 या 4, या तो सेट वायरस वैक्सीन है या है लैपिनाइड वायरस वैक्सीन। और ये अपन ने जो है इससे पहले वाली जो क्लास थी उसमें भी अपन ने ये पढ़ा था। इसका आंसर है साथियों सी, यानी कि लैपिनाइड वायरस वैक्सीन। ये खरगोश के शरीर में जो है विकसित की गई है। ऊपर वाली बकरी टिश्यू वायरस वैक्सीन है, ये बकरी के टिश्यू के अंदर, बकरी के अंदर इसे विकसित किया गया। और ये जो है ये पक्षी के शरीर से विकसित की गई है, इसीलिए इसका नाम जो है पक्षी वायरस वैक्सीन रखा गया है। तो और ये किस में दी जाती है, तो ये दी जाती है साथियों पशु प्लेग में। किस में देते हैं, पशु प्लेग में। पशु प्लेग में इसे देते हैं, जिसे पोकनी भी बोलते हैं, पोकनी या माता भी बोलते हैं। ठीक है, इसी रोग को बोलते हैं पोकनी और माता। ये तीनों वैक्सीन वैसे इसमें ही काम में लेते हैं। जीटीवी इसमें पढ़ा था शॉर्ट में अपन ने, जीटीवी गॉट टिश्यू वायरस वैक्सीन। वो इस बकरी टिश्यू वायरस को ही इंग्लिश में गॉट टिश्यू वायरस बोलते हैं। चले आगे, ट्रिपेन ब्लू का इंजेक्शन किस बीमारी में देते हैं। ट्रिपेन ब्लू का इंजेक्शन देते हैं साथियों चिचड़ी जबर में। किस में देते हैं, चिचड़ी जबर में। 50 से 100 कंसेमी, ये इसकी मात्रा है। क्या है, मात्रा। तो ट्रिपेन ब्लू का इंजेक्शन किस रोग में दिया जाता है, चिचड़ी। ये क्या है, एक ज्वर है। क्या है, बुखार है एक, ज्वर यानी कि चिचड़ी बुखार या ज्वर है। एल्कली एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा निर्मित कौन सा इंजेक्शन चिचड़ी ज्वर में देते हैं। बेरेनिल, बेवसान, ट्रिपिन और बीमान। तो एल्कली एंड केमिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा जो निर्मित इंजेक्शन है वो है साथियों बेरेनिल। कौन सा है, बेरेनिल। और 21 रोग में दिया जाता है, ये दिया जाता है चिचड़ी ज्वर में। ये बेवसान जो है ये एक्स कंपनी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो दोनों का कंपनी का नाम भी अपने को याद
रखना है कि एल्कली द्वारा निर्मित है बेरेनिल, और बेरसान जो है वो हेक्स कंपनी द्वारा निर्मित एक इंजेक्शन है जो छिचड़ी जबर में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? बेरेनिल का प्रयोग छिचड़ी में करते हैं। ये ट्रिपिन ब्लू और बेरसान और बेमान इनका भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन ये दूसरी डिजीज में काम में लिए जाते हैं। परजीवी कीटों से उत्पन्न एनीमिया व ताकत के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? बेलामाइन, बिकॉम एल, बिवोजिन या उपयुक्त सभी? लिवोजन उपयुक्त सभी। देखिए एनीमिया, एनीमिया है तो एनीमिया रोग कौन सा है? खून की कमी। खून की कमी, शरीर में जब ब्लड की कमी होती है, खून की कमी होती है, तो कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? एनीमिया। और उसके लिए ये बेला, तीनों जो ये दवाई है, ये तीनों औषधि इसमें दी जाती है। बेलामाइल, बिकॉम एल और लिवोजन, तीनों ही उपयुक्त जो है औषधियाँ दी जाती हैं। रानीखेत में आर एंड बी स्ट्रेन वैक्सीन किस आयु पर दी जाती है? 5 सप्ताह, 6 सप्ताह, 7 या 8 सप्ताह? इसका आंसर है 8 सप्ताह। और रानीखेत बीमारी किस में होती है? तो ये मुर्गी में होती है। किस में होती है? मुर्गियों में होने वाली प्रमुख बीमारी है, मुर्गी की प्रमुख रोग लिखते, बीमारी लिखते, ठीक है। और ये 8 सप्ताह पर ये दी जाती है। इसमें एक और औषधि दी जाती है, F1 स्ट्रेन, F1 स्ट्रेन, ये दोनों ही रानीखेत में ही दी जाती है। तो दोनों नाम अपने को यहाँ पर याद रखना है, F1 स्ट्रेन, आर एंड बी स्ट्रेन, दोनों ही नाम अपने को याद रखना है। F1 स्ट्रेन वैक्सीन किस रोग में दी जाती है? अभी मैंने पढ़ा, तो ये दी जाती है साथियों रानीखेत में। F1 स्ट्रेन किस में देते हैं? रानीखेत में। ये और ये कब देते हैं? ये प्रथम दिन ही, जब पशु पीड़ित होता है उसमें प्रथम दिन ही ये वैक्सीन दी जाती है, प्रथम दिन देते हैं। कहाँ पर दी जाती है इसे? पशुओं के जो जो मुर्गी जो होती है उसके जो नाक है उसके अंदर इसे एक एक ड्रॉप उसमें डाली जाती है, नाक में एक एक ठीक है। तो पशुओं में इसकी मात्रा कितनी देते हैं? तो नथुनों के अंदर जो है इसे एक एक बूंद जो है इसकी डाली जाती है। F1 स्ट्रेन वैक्सीन भी रानीखेत में दी जाती है और R2B स्ट्रेन वैक्सीन जो है वो भी रानीखेत में ही दी जाती है। ये दोनों ही नाम अपने को याद रखना है। और इसी वैक्सीन का ये दूसरा नाम भी है, इसे लसोटा के नाम से भी जाना जाता है। क्या है? लसोटा, इसे ही लसोटा के नाम से भी जाना जाता है। मुर्गियों की चेचक को रोकने के लिए कितने किस्म के टीके उपलब्ध है? 1, 2, 3 या 4? तो इस चेचक को रोकने के 2 प्रकार के टीके उपलब्ध है। कितने प्रकार के टीके उपलब्ध है? 2 प्रकार के टीके इसमें उपलब्ध। एक तो है फीजियन पॉक्स, कौन सा है? फीजियन पॉक्स। एक है फाउल पॉक्स, फीजियन पॉक्स और फाउल पॉक्स, ये दोनों ही जो है चेचक में दिए जाते हैं मुर्गियों में। तो कितने टीके उपलब्ध है? 2। टीके का मतलब ये वही वैक्सीन। पीजियन पॉक्स वैक्सीन का असर रहता है। पीजियन पॉक्स वैक्सीन किस में देते हैं? ये वैक्सीन दी जाती है चेचक में। चेचक किस में? मुर्गियों में, ठीक है। तो इसका जो असर है साथियों वो रहता है 3 महीने तक इसका असर रहता है। और इसके अलावा एक और थी, फाउल पॉक्स, फाउल पॉक्स, इसका जो असर है, इसका जो असर है साथियों वो आजीवन रहता है। कितना रहता है? आजीवन। तो ये लगाने पर आजीवन असर रहता है। और इसको पीजियन पॉक्स जब लगाते हैं चेचक में तो ये 3 महीने बाद जो है इसका असर खत्म हो जाता है। 3 महीने तक ही इसका असर रहता है। मतलब इन 3 महीनों के लिए वैसे वैसे कहा भी जाता है कि चेचक जो है वो एक बार ही जीवन में होती है, इंसान हो या पशु, ठीक है। और ये देने से इस वैक्सीन जो है इसमें
नमक के पानी में मिलाकर इसे देने से लाभ होता है। नमक के पानी के साथ, नमक के पानी के साथ, या फिर अपन ग्लिसरीन ले सकते हैं। ग्लिसरीन के साथ, तो नमक के पानी के साथ या ग्लिसरीन के साथ फीजियन पॉक्स वैक्सीन दी जाती है। फाउल पॉक्स वैक्सीन का असर रहता है, ये अपने कर लिया वैसे ही, आजीवन। फीजियन पॉक्स का रहता है 3 महीने और इसका रहता है आजीवन। दोनों ही वैक्सीन को नमक के पानी के साथ या फिर वो अवेलेबल ना हो तो ग्लिसरीन के साथ देने से फायदा होता है, और ये चेचक की वैक्सीन है। कॉक्सीडियोस्टेट किस रोग की रोकथाम हेतु दिया जाता है? कॉक्सीडियोस्टेट ये पढ़ लिया अपन ने, रानीखेत, चेचक, खूनी पैचिस या आफरा। बीमारी का नाम था कॉक्सीडियोसिस। क्या नाम था? कॉक्सीडियोसिस। किस में होती है? मुर्गियों में होती है। किस में होती है? मुर्गियों में होती है। तो मुर्गियों में जब कॉक्सीडियोसिस बीमारी होती है तो उसके इलाज के लिए जो दिया जाता है, उपचार के लिए जो दवाई दी जाती है, उस दवाई को ही कॉक्सीडियोस्टेट बोलता था। ये क्या है? एक प्रकार की ये औषधि है। क्या है? औषधि है, दवाई है। इसमें बहुत सारी दवाइयाँ जो है वो मिला करके दी जाती है, जिसमें इसमें आयोडीन होता है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें होता है सल्फर। क्या होता है? सल्फेट होता है या सल्फर होता है। इसमें वैक्सीन जो लगती है वो भी सल्फर की ही लगती है। वैक्सीन भी किसकी लगती है? सल्फर। तो कॉक्सीडियोसिस डिजीज में किसकी वैक्सीन दी जाती है? तो सल्फर की वैक्सीन दी जाती है। और ये दवाई जब देते हैं उसमें भी सल्फेट की मात्रा इसमें होती है, और आयोडीन की भी मात्रा इसमें, एस्प्रोल की भी मात्रा इसमें होती है, वो भी अपन याद रख सकते हैं। एस्प्रोल की भी इसमें मात्रा होती है। इन तीनों का ही नाम अपने को याद रखना है। तो कॉक्सीडियोस्टेट क्या है? दवाई है। किसकी है? तो कॉक्सीडियोसिस। किस में होती है? तो मुर्गियों में होती है। और इसे ही इंग्लिश में बोलते हैं कॉक्सीडियोसिस, और हिंदी में इसे बोलते हैं साथियों खूनी पैचिस। क्या है? खूनी पैचिस। थैंक यू, हैव अ गुड डे।